Hello everyone, welcome back. In previous lecture, I started new chapter that is about the replacement theory, and I explained about the various types of failures which occurs. There were progressive failure, or there was gradual failure, and then was sudden failure. And in sudden failure there were three types of failures, where was the progressive failure, retrogressive, and random failure. I also explained about the replacement models whose maintenance and repair cost increases with the time. Also explained two example for the same. Now the earlier example was about the replacement of item in which the maintenance cost increases with the time, और जो आगे वाला प्रॉब्लम था उसके अंदर जो रिप्लेसमेंट था उसके लिए जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा था। लेकिन यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि अगर आइटम सडनली फेल हो रहा है तो उसके लिए क्या होगा। सो let us discuss the replacement of item that fails suddenly. In the previous section we majorly discussed about the replacement for gradual deterioration of the equipment which may increase maintenance and repair cost with time. But if the equipment fails suddenly and no chance to do repair and maintenance, under this condition replacement is compulsory. अगर सडनली फेल हो गया तो वहाँ पे मेंटेनेंस और रिपेयर हमारा पॉसिबल नहीं होगा, तो वहाँ पर कंपलसरी रिप्लेसमेंट करना होगा। सिस्टम यूजुअली कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ low cost items which may cause failure of whole equipment, and this failure of such low cost items may stop whole machine. फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस टेक, अगर लेथ मशीन है तो उसके अंदर कोई एक स्मॉल गियर है, वो अगर डैमेज हो गया या फिर उसका फेलियर हो गया तो वहाँ पे क्या होगा कि जो लेथ मशीन है वो हमारा वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। या फिर एक सिंपल एलन की है, अगर वो ब्रेक हो गई तो टूल को फिक्स करना है तो वो हम नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ लार्ज जो भी स्मॉल कंपोनेंट्स है जो पूरे मशीन को स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके लिए अगर वो लो कॉस्ट कंपोनेंट हम अगर एडवांस में रखें तो उससे हमारा टाइम भी बच सकता है और वो मशीन स्टॉप भी नहीं होगा। एट सच टाइम द कंप्लीट ब्रेकडाउन कॉस्ट इज़ वेरी हाई, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इन एडवांस एज टू व्हेन सच फेलियर इज़ लाइकली टू अकर। यानी कि अगर ऐसे टाइप्स के फेलियर को हमको एडवांस में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम प्रिकॉशंस ले सकें, ताकि जो कंप्लीट ब्रेकडाउन है उसको अवॉइड कर सकें। क्योंकि अगर पूरी मशीन लाइन स्टॉप हो जाएगी उस स्मॉल ब्रेकडाउन की वजह से तो वहाँ पे लॉस बहुत ही ज़्यादा होगा। सो दैट पार्ट्स कैन बी रिप्लेस्ड बिफोर इट फेल्स। दिस रिक्वायर्स कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ सच पार्ट विच इज़ टीडियस जॉब। और उसके लिए क्या होगा कि सभी पार्ट्स की हमको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी होगी, और उससे क्या होगा, जो वर्कलोड है वो बढ़ जाएगा, एंड दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज। देयरफॉर इट इज़ एडवाइज्ड टू टेक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ सच पार्ट्स एंड चेंज सच पार्ट्स बिफोर इट फेल्स एंड कॉज ब्रेकडाउन ऑफ द इक्विपमेंट। यानी कि इक्विपमेंट का ब्रेकडाउन हो उससे तो अच्छा है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाए उन पार्ट्स का और उनको पहले ही रिपेयर कर लिया जाए। Although when we are doing replacement of such parts, its life might be still, but to avoid breakdown, we change the parts earlier before it fails and cause breakdown. और अब अभी क्या होगा कि वो पार्ट्स है उसको हम फेल होने का वेट कर सकते हैं, फेल होने के बाद उसका हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको अर्लियर रिप्लेस कर देंगे बिफोर ब्रेकडाउन,
breakdown of the component. So the decision when to do the replacement of the parts is based on the probability distribution of failure from the past experience. जैसे कि एक बल्ब है वो 1 ईयर के बाद 1.5 ईयर्स के बाद अगर वो ब्रेक फेल हो जा रहा है, ठीक है, सो उसको हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ऑन एन एवरेज अगर सारे बल्ब्स है, कोई बल्ब 1 साल 2 महीने चल रहा है, ठीक है, कोई बल्ब 1 ही साल चल रहा है, तो ऑन एन एवरेज हम 1 साल के बाद सारे बल्ब्स हैं उनको रिप्लेस कर देंगे बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस डेटा। सो under such conditions there are two policies of replacement policies. There are two types. First one is individual replacement and second one is group replacement policy. Now individual replacement policy deals with immediate replacement of part as and when it fails. यानी कि जैसे ही पार्ट अगर फेल हुआ तो इंडिविजुअली, जैसे कि एक बल्ब है तो वो अगर फेल हुआ तो वो उसको इंस्टेंटली वहाँ पे रिप्लेस कर देने का, तो दैट इज़ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट. ऑन द अदर हैंड इन ग्रुप रिप्लेसमेंट दिस पॉलिसी deals with the replacement of part at the end of optimal time period. यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, ठीक है, जैसे कि 1 ईयर हमने डिसाइड किया है कि 1 ईयर के बाद पार्ट को है वो ऑप्टिमल टाइम पीरियड के बाद उसको रिप्लेस कर देना है, या फिर 6 मंथ डिसाइड किया है तो अकॉर्डिंग टू डैट वी हैव टू रिप्लेस द पार्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्ट इज फेल्ड और नॉट. यानी कि हमको ये नहीं चेक करना कि वो पार्ट अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट हमको उसको रिप्लेस कर देना है. हियर देर इज़ प्रोविजन फॉर इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स इफ़ इट फेल्स बिफोर द ऑप्टिमल टाइम पीरियड. और यहाँ पे हमको एक प्रोविज़न मिलेगा कि जो भी पार्ट है उसको हम इंडिविजुअली रिप्लेस कर सकते हैं इफ़ इट फेल्स बिफोर द ऑप्टिमल टाइम. यानी कि अगर 1 ईयर हमने डिसाइड किया है तो 1 ईयर के पहले अगर 7 मंथ्स के बाद अगर कोई पार्ट सडन फेलियर हो जाता है तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय द इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट. लेकिन अगर 1 ईयर तक अगर कोई भी पार्ट फेल नहीं होता तो 1 ईयर के बाद हम सारे के सारे पार्ट्स ग्रुप रिप्लेस कर देंगे, ठीक है. और यहाँ पे अगर आपने 7 मंथ के बाद अगर एक कंपोनेंट रिप्लेस किया है तो फिर भी अगर उसका वो 1 ईयर होने के बाद उसको भी हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है. Next we discuss about the group replacement theory and what is the procedure for that. So for applying group replacement policy there is number of steps. The first thing we have to do is to assume the N0, the number of component, the total parts installed for which replacement policy is to be decided. Now N0 is the total number of parts, यानी कि कितने पार्ट्स हैं उनके लिए हमको रिप्लेसमेंट पॉलिसी डिसाइड करनी है. जो दूसरी चीज़ हमको क्या करनी है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ पार्ट इन द ith पीरियड ऑफ यूजेस. यानी कि प्रोबेबिलिटी हमको कैलकुलेट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इनमें से एक ith पीरियड के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग ith पीरियड, यानी कि मंथ है, ईयर है, डे है, ठीक है, उनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हमको कैलकुलेट करनी है. द थर्ड थिंग वी हैव टू डू, फाइंड आउट द नंबर ऑफ फेलिंग पार्ट्स इक्वल्स टू न्यू पार्ट्स टू बी इंस्टॉल्ड इन द फर्स्ट ईयर. यानी कि सबसे पहले अगर यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ फेलिंग पार्ट्स. नंबर ऑफ फेलिंग पार्ट्स यानी कितने होंगे कि न्यू पार्ट्स हमने कितने इंस्टॉल किए, न्यू पार्ट्स
installed in the first year, और we can say for N1 period. N1 में हमने कितने पार्ट्स इंस्टॉल किए, ठीक है. And for first year, based on the probability of first year, so that the amount of parts has to be replaced during first year. और यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए कितने पार्ट्स, टोटल पार्ट्स में से कितने पार्ट्स हमको रिप्लेस करने पड़ेंगे. सो N1 विल बी इक्वल टू N0, यानी कि टोटल पार्ट्स इनटू प्रोबेबिलिटी P1. जो फर्स्ट ईयर के लिए जो प्रोबेबिलिटी यानी कि N1 नंबर ऑफ पार्ट्स हमको रिप्लेस करने पड़ेंगे, यानी कि इतने पार्ट्स हमको रिप्लेस करने पड़ेंगे ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर. नाउ द fourth point is, for second year the probability of failure of parts are sum of two layer failure. First layer is of part which are installed on 0th year, which may fail in the second year, as well as the second layer consists of probability of failure are newly installed in the first year in to be considered. So for now we have to calculate the probability of failure for second year. We have to calculate probability of failure for second year. यानी कि सबसे पहले अगर 0th ईयर की डिस्कस करें, 0th ईयर टू फर्स्ट ईयर, यानी कि 0th ईयर से फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने तक हमने कितने पार्ट रिप्लेस किए. N1 इज इक्वल टू N0 इंटू P1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स थे उन, और फर्स्ट ईयर में फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, P1, ठीक है. सो सपोज यहाँ पे अगर 10 पार्ट्स थे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 0.1 है, ठीक है. सो यहाँ पे एक पार्ट फर्स्ट ईयर में फेल हुआ, ठीक है. सो यहाँ पे ये 1 पार्ट हुआ. अभी जब सेकंड ईयर होगा तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर कंप्लीट होने तक कौन कौन से पार्ट फेल हो रहे हैं, ठीक है, उनको हमको इंडिविजुअली रिप्लेस करना पड़ेगा. तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, N0, यानी कि जो इनिशियली पार्ट्स थे, इंटू P2. दिस विल बी दी अवर N2, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ड्यूरिंग सेकंड ईयर. सेकंड ईयर ख़त्म होने के बाद तक कितनी प्रोबेबिलिटी है फेलियर की, ठीक है. और यहाँ पे हमने क्या किया था, ग्रुप रिप्लेसमेंट कर दिया था. सेकंड ईयर के बाद भी ग्रुप रिप्लेसमेंट हो जाएगा. अभी यहाँ पे एक और, यहाँ पे ये जो एक पार्ट है वो हमने इंडिविजुअली रिप्लेस किया था, तो उसके लिए तो वो फर्स्ट ईयर होगा. तो उसके लिए यानी कि यहाँ पे कितना साल कंप्लीट हुआ, 1 साल कंप्लीट हुआ, ठीक है. तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होगी, यहाँ पे N1 इंटू P1 अकॉर्डिंग टू दिस. जो 1 साल के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है वही होगी, क्योंकि ये एक कंपोनेंट है. सो वो 1 साल की जो प्रोबेबिलिटी होगी अकॉर्डिंग टू दैट उसका फेलियर हो सकता है. सपोज यहाँ पे हम इंक्रीज कर दे, सपोज 100 कंपोनेंट्स. सो यहाँ पे 10 कंपोनेंट्स फेल हुए. सो 10 की जो प्रोबेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे एक कंपोनेंट फेल हो सकता है 10 में से, ठीक है. सो ये और ये वाला पोर्शन, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेकंड ईयर विल बी N0 प्लस P2 इंटू P2 प्लस N1 इंटू P1. सो दिस विल बी द total probability of failure during second year. Same way for the third year we have the 3 layers. First layer is of part installed in the 0th year. Then for the second layer will be considering the parts which are having the second layer in which we introduced for the second year, and for the third layer in which the newly introduced parts. So the total failure will be adding of all. So for the fifth point is for third year the probability of failure will be given by NO into P3 plus N1 into P2 plus N2 into P1. Now
follow the same procedure for subsequent years. So this is the final step, and select the year which has minimum cost. Now for all years we have to calculate, and we have to find out which year has the minimum cost. Now let us take one example. Following failure rates have been observed for certain types of light bulbs. मंथ इज गिवन एंड परसेंटेज ऑफ फेलियर बाय द एंड ऑफ मंथ, यानी कि जो 10%, एक मंथ कंप्लीट होने के बाद 10% बल्ब्स है वो अगर फेल हो जा रहा है, ठीक है, 2 मंथ्स के बाद 25% वी आर टॉकिंग अबाउट. सो 3 और अप टू 5 मंथ्स, अगर 5 मंथ्स के बाद 100% बल्ब्स फेल हो जा रहे हैं. नाउ देर आर टोटल 1000 बल्ब्स इन यूज. इट कॉस्ट ₹10 टू रिप्लेस देम इंडिविजुअली. अगर वो फेल हो गया तो उसको इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट का कॉस्ट कितना है, ₹10. इफ़ ऑल बल्ब्स आर रिप्लेस्ड सिमिल्टेनियसली, अगर सारे के सारे बल्ब्स को हमको रिप्लेस करना है ग्रुप रिप्लेसमेंट, तो उसके लिए सिर्फ ₹4 लगेंगे पर बल्ब. नाउ 2 पॉलिसीज आर बीइंग कंसिडर्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ बल्ब्स. फर्स्ट, रिप्लेस ऑल द बल्ब्स साइमल्टेनियसली एट फिक्स्ड इंटरवल वेदर फेल्ड और नॉट. यानी कि सबसे पहले क्या करना है कि रिप्लेस कर देना है सारे के सारे के बल्ब्स को एट द फिक्स्ड इंटरवल, एक फिक्स इंटरवल के बाद, यानी कि मंथ कंप्लीट होने के बाद सारे के सारे बल्ब्स को रिप्लेस कर देना है अगर वो फेल हुए या नहीं हुए. एंड डू इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट इन इंटरमीडिएट पीरियड्स, और इंटरमीडिएट पीरियड्स में उसका इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करना है. अगर 1 मंथ के पहले अगर फेलियर हो जा रहा है तो वो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट में आएगा. सेकेंडली, द इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ बल्ब्स एज एंड व्हेन इट फेल्स. और दूसरा केस क्या कर सकते हैं कि ग्रुप रिप्लेसमेंट हम नेगलेक्ट कर देंगे, और जैसे जैसे बल्ब फेल होगा वैसे वैसे हम उसका रिप्लेसमेंट करते जाएंगे. सो हमको लास्ट में क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द ऑप्टिमम पॉलिसी फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ बल्ब ऑन अबोव फेलियर डेटा एंड कॉस्ट. यानी कि ऑप्टिमम पॉलिसी कौन सी होगी, ग्रुप रिप्लेसमेंट या इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट, वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है. सो हियर द टोटल बल्ब्स इन द फैक्ट्री आर, total bulbs N0 is equal to 1000. Now individual replacement cost is ₹10 and group replacement cost is ₹4. Now we have to calculate for probability, यानी पे n is equal to small n is equal to 5 months तक का है टाइम, यानी कि probability ऑफ फेलियर फॉर एवरी मंथ. सबसे पहले मंथ के लिए P1 जो probability है वो परसेंटेज में दी गई है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.1% होगी probability ऑफ फेलियर. P2 विल बी 0.25. P3 फॉर थर्ड मंथ इट विल बी 0.5. P4 विल बी 0.8. P5 इज इक्वल टू 100%, यानी कि वहाँ पे 1%. लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले P1 की प्रोबेबिलिटी है, उसमें से P2 की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे माइनस होगी. 25% में से 10% तो फेल हो गए, सो यानी कि यहाँ पे P2 की इज इक्वल टू कितना होगा, 0.25. यहाँ पे 1.0, 0.25 माइनस 0.1, यानी कि माइनस 0.1, यानी कि यहाँ पे P2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 0.15 फॉर सेकेंड ईयर. उसके बाद हमको क्या करना है, 0.5 में से 0.25 पिछले जो मंथ की प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है उसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, इट विल बी 0.25. सिमिलरली यहाँ पे कितना माइनस होगा, 0.5. सो इट विल बी इक्वल टू 0.3, एंड लास्ट में 1 में से 0.8 माइनस होगा, इट विल बी 0.20. यानी कि यहाँ पे क्या किया कि जो प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट मंथ की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 0.1. सेकेंड मंथ की प्रोबेबिलिटी 25 माइनस 10, सो P2 विल बी इक्वल टू 0.15. P3 इज इक्वल टू 0.50 माइनस
25, it will be 0.25. 80 minus 50, so P4 will be equals to 0.3, and last P5 will be equal to 1 minus 80, which means 0.20. So after that we have to calculate the number of failures. For that we have to prepare a table in which the week are given, then failure probability is given, quantity to be replaced and average life. सबसे पहले फेलियर प्रोबेबिलिटी जो हमने फाइंड आउट की एवरी ईयर के लिए, सबसे पहले 0 होगी, और यहाँ पे इट विल बी मंथ. सो तो क्वांटिटी हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे. सो यहाँ पे कितनी होगी क्वांटिटी, 1000 है सबसे पहले, 0 यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कितनी रिप्लेसमेंट करनी होगी 0. उसके बाद यहाँ पे कितनी रिप्लेसमेंट करनी होगी 1000 इंटू 0.1. उसके बाद सेम वे 1000 इंटू 0.15. सिमिलरली वी हैव टू रिप्लेस देम, और जो बीच में जो फेल होंगे उनका इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करना होगा. यानी कि यहाँ पे 1 ईयर से 2 ईयर तक जो पार्ट फेल होंगे, ठीक है, यानी कि सबसे पहली जो क्वांटिटी मिली, सबसे पहले 0 मिला, उसके बाद यहाँ पे 50 मिला, 1000 इंटू 50. उसके बाद सेकंड जो है वो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इट विल बी इक्वल टू पॉइंट, यहाँ पे जो ये 50 बल्ब्स है, ठीक है, उनका फेलियर 1 ईयर के अकॉर्डिंग होगा, 1 साल उनका कंप्लीट होगा सेकंड ईयर के लिए. और जो बाकी के जो 1000 बल्ब्स है उनका फेलियर किसके अकॉर्डिंग होगा, 0.15 के अकॉर्डिंग. यानी कि 1 बल्ब का क्या होगा, यहाँ पे क्या इक्वेशन आएगा, 1000 इंटू 0.15 प्लस 50 इंटू 0.1. ठीक है. सो यहाँ पे आंसर आएगा 80. अगेन जो ये वाला बल्ब है 80 बल्ब्स, उनका फेलियर अकॉर्डिंग टू 1 ईयर होगा, 1 साल उनका कंप्लीट हुआ 80 बल्ब्स का. सो इट विल बी 80 इंटू 0.10, क्योंकि 1 साल का फेलियर प्रोबेबिलिटी कितना है 0.10. फिर जो 50 बल्ब्स है उनकी फेलियर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उनका 2 साल कंप्लीट हुआ, इसलिए उनका 2 साल के अकॉर्डिंग क्या होगा 50 इंटू 0.10. और बाकी जो यहाँ पे थर्ड ईयर के लिए जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ 1000 इंटू 0.25. सो इन सबको सम करेंगे, सो द आंसर विल बी 141. सिमिलरली वी विल फाइंड फॉर द 4th ईयर एंड 5th ईयर. नाउ द एवरेज लाइफ इज़ टू बी कैलकुलेटेड. एवरेज लाइफ यहाँ पे कैलकुलेट करनी है सबकी. सो यहाँ पे एवरेज लाइफ कैलकुलेट करना है तो क्या होगा कि जो भी फेलियर प्रोबेबिलिटी है उसका मंथ के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देना है. ठीक है, यहाँ पे ये मंथ है. सो वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज लाइफ. एवरेज लाइफ हमको यहाँ पे मिल जाएगी विथ मल्टीप्लाइंग द फेलियर प्रोबेबिलिटी. नाउ स्टेप 2 इज टू कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट. यानी कि नाउ टू डिसाइड वेदर टू गो फॉर द इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट और ग्रुप रिप्लेसमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेटिंग द एवरेज लाइफ ऑफ बल्ब एज द फॉलोइंग. यानी कि एवरेज लाइफ कैलकुलेट करनी है. सो एवरेज लाइफ का इक्वेशन है, एवरेज लाइफ इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n आई इंटू पी आई. यानी कि फर्स्ट मंथ है और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी है 0. और उसकी एवरेज लाइफ 1. फिर दूसरे मंथ के लिए इट विल बी प्रोबेबिलिटी विल बी 0.15. थर्ड मंथ के लिए 0.25. फोर्थ मंथ के लिए 0.30 और फिफ्थ मंथ के लिए 0.20. सो द एवरेज लाइफ विल बी 3.35. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इन सब का सम करेंगे तो भी हमको यही आंसर मिलेगा 3.35. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द एवरेज लाइफ, एंड द एवरेज नंबर ऑफ फेलियर पर पीरियड विल बी
जो 1000 बल्ब्स है डिवाइडेड बाय दिस 3.35, सो यानी कि एवरेज 299 बल्ब्स जो है अप्रोक्सीमेटली फेल होंगे, ठीक है। यहाँ पे एवरेज फेलियर पीरियड हमको कैलकुलेट करना है, यानी कि एवरेज नंबर ऑफ फेलियर पर पीरियड इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 3.35, सो 299 बल्ब्स फेल होंगे। सो टोटल कॉस्ट फॉर इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की टोटल कॉस्ट कितनी होगी 299, और इंडिविजुअल कॉस्ट 10 रुपीज़ पर बल्ब है। सो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट के लिए क्या होगा, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट will be equal to 299 into 100, 2990 rupees. So this will be the individual replacement cost. Now next step 3 is to calculate the cost for group replacement. अभी group replacement हमको करना है, group replacement करेंगे। So group replacement के लिए क्या करना होगा, for group replacement it will be फर्स्ट मंथ के लिए क्या होगा, जो भी 1000 बल्ब्स है, ठीक है, उनका अगर ग्रुप रिप्लेसमेंट कर देंगे फर्स्ट मंथ के बाद, तो उसका कॉस्ट क्या होगा 1000 बल्ब और 4 रुपीज़ का कॉस्ट है, यानी कि 1000 इंटू 4, और 1 मंथ कंप्लीट होने तक कितने बल्ब्स फेल होंगे, वो हमने इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट में फाइंड किया था, 100 बल्ब्स फेल हो रहे थे आगे वाले टेबल में इसे यूज़ करके। सो उसका कॉस्ट कितना होगा 100 इंटू 10, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की कॉस्ट 10 रुपीज़ है। फिर सेकंड मंथ के लिए हमको क्या करना है, सेम वे 1000 इंटू 4 प्लस यहाँ पे जो ये 100 बल्ब्स है, और जो यहाँ पे 160 बल्ब्स थे उनका इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट होगा, ठीक है। सो 160 प्लस ये 100 बल्ब्स, सो यहाँ पे कितना होगा 100 इंटू 10 प्लस 160 इंटू 10। सो यहाँ पे सिमिलरली थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर के लिए हमको टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रुप रिप्लेसमेंट फाइंड करनी है। और यहाँ पे एवरेज कॉस्ट हमको कैसे मिलेगी पर मंथ के लिए, सो एवरेज कॉस्ट यहाँ पे कितनी मिलेगी, जो भी ग्रुप रिप्लेसमेंट की कॉस्ट है डिवाइडेड बाय मंथ, यानी कि 700 डिवाइडेड बाय दिस टोटल ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट, sorry, these are written by mistake. The actual answer for the total cost will be equal to, this will be the month, and here the total cost will be for first month will be 5000, so here average cost also will be 5000. For second month it will be 6600 divided by 2, so it will be 3300 per month. Again it will be for 3 months it is 9410 if you calculate, and the average cost divided by 3, which means 3137. Then for fourth month it is 13180 divided by 4, so it will be 3295, और लास्ट के लिए 16680 divided by 5, so it will be 3336. Now we can see for the third month we have the minimum average cost per month, यानी कि 3137 है, वो हमको क्या मिली मिनिमम कॉस्ट फॉर दैट मंथ। सो हियर वी टेक वी एवरेज इज टेकन आउट एंड द मिनिमम कॉस्ट इज एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर के बाद हमको क्या मिलेगी मिनिमम कॉस्ट। सो वी शुड रिप्लेस ऑल द बल्ब्स एट दैट टाइम। हियर द इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी हैज़ लीस्ट कॉस्ट देन ग्रुप रिप्लेसमेंट। यहाँ पे थर्ड मंथ पे अगर ग्रुप रिप्लेसमेंट करेंगे तो थर्ड मंथ पे हमको ग्रुप रिप्लेसमेंट करना होगा, ठीक है। इफ़ वी एक्सेप्ट द ग्रुप रिप्लेसमेंट, सो यहाँ पे कॉस्ट कितनी होगी 313537, और इंडिविजुअल के लिए क्या मिली थी हमको कॉस्ट, इंडिविजुअल के लिए हमको मिली थी 2990। सो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट हमको बेनिफिशियल होगा इंस्टेड ऑफ ग्रुप रिप्लेसमेंट। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट and decide whether to choose group replacement or individual replacement. So this is it for today's lecture. Thank you very much for listening me carefully.
हैव अ नाइस डे।